कभी सोचा है कि रामेश्वरम जैसे छोटे से कस्बे का एक लड़का जो सुबह सुबह अखबार बांटता था अपने परिवार की मदद करने के लिए, अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए, वो कैसे भारत का सबसे प्यारा राष्ट्रपति बन गया? हाँ, और सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी, और करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा। बिल्कुल। आज हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं, और सिर्फ उनकी कहानी नहीं बल्कि कहानी से निकले उन सबक पर गौर करेंगे जो हमें मिली सामग्री, खासकर अब्दुल कलाम अग्नि के पंख और जीवन के सबक जैसे स्रोतों से पता चलते हैं। जी, और ये यात्रा देखना वाकई एक कमाल का अनुभव है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि कलाम साहब की कहानी सिर्फ उनकी मतलब असाधारण उपलब्धियों की नहीं है। हाँ, ये कहानी उनके असाधारण मानवीय गुणों की, उनके पक्के इरादे की और एक ऐसी सोच की जिसने मुश्किलों को भी मौके में बदल दिया। सही कहा। ये दिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान का जज्बा, उसकी सोच उसे कहीं भी पहुंचा सकती है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, उनके शुरुआती दिनों से। जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में, तमिलनाडु। हाँ, रामेश्वरम एक द्वीप है, अपने मंदिर के लिए मशहूर। स्रोत बताते हैं कि उनके पिता जैनुलाब्दीन बहुत पढ़े लिखे या अमीर नहीं थे। जी, लेकिन बहुत समझदार और उदार थे, और उनकी माँ आशी अम्मा, वो उनकी आदर्श साथी थीं। परिवार का गुजारा नाव किराए पर देने और मस्जिद के इमाम के काम से होता था। और जैसा अग्नि के पंख में जिक्र है, बचपन मुश्किलों में बीता। आर्थिक तंगी थी, लेकिन माहौल बहुत अच्छा था, मतलब बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से। अच्छा। वो लिखते भी हैं कि पिताजी से उन्हें जिंदगी के व्यावहारिक सबक मिले, जैसे प्रार्थना, आध्यात्मिकता का महत्व, और ये भी कि भाई अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, वो अखबार बेचने वाली बात, वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं थी। नहीं, स्रोत कहते हैं कि उससे उनके अंदर जिम्मेदारी का एहसास जागा, टाइम मैनेजमेंट सीखा उन्होंने। दिलचस्प बात है। और स्रोत ये भी बताते हैं कि उनके शिक्षकों का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा। हाँ, खासकर उनके साइंस टीचर श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर। हाँ, अग्नि के पंख में वो याद करते हैं ना कि कैसे टीचर ने उन्हें क्लास में पक्षियों के उड़ने का सिद्धांत समझाया था। जी, और जब बच्चों को समझ नहीं आया तो वो उन्हें समुद्र तट पर ले गए। बिल्कुल, और उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर समझाया। कहते हैं उसी दिन कलाम साहब ने तय कर लिया कि उन्हें उड़ान विज्ञान, मतलब एरोनॉटिक्स में ही कुछ करना है। वाह, मतलब एक छोटी सी घटना ने दिशा तय कर दी। हाँ, वही चिंगारी थी जिसने उन्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तरफ मोड़ा। और ये दिखाता है कि एक अच्छा टीचर कैसे किसी की जिंदगी बदल सकता है। स्रोत यही बात बार बार कहते हैं कि प्रेरणा अक्सर छोटे निजी अनुभवों से मिलती है, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। मुश्किल हालात थे, लेकिन सीखने की इच्छा हमेशा तेज रहे। बिल्कुल। तो स्कूली पढ़ाई उन्होंने रामनाथपुरम से की, फिर सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। लेकिन सपना तोड़ने का था। हाँ, सपना तोड़ने का था। तो 1955 में वो गए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने। जी। अग्नि के पंख में वो बताते हैं कि MIT की फीस भरना कितना मुश्किल था। उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रखे थे उनकी मदद के लिए। हाँ, और ये बात उनके मन में हमेशा रही है, त्याग। MIT में ही उन्हें एहसास हुआ कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने की कीमत चुकाने का क्या मतलब है। अच्छा, कोई खास वाकया? स्रोत बताते हैं कि एक प्रोजेक्ट था जो वो समय पर पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो बात यहां तक आ गई थी कि उन्हें शायद इंस्टीट्यूट से निकाल दिया जाए। अरे! फिर उन्होंने 3 दिन और रात, मतलब लगातार काम करके उसे पूरा किया, तो वो अनुभव उन्हें अनुशासन और मेहनत का एक कड़ा सबक सिखा गया, जो उनके पूरे वैज्ञानिक करियर में काम आया। समझ सकते हो। तो MIT के बाद उनका सफर कैसे आगे बढ़ा? फाइटर पायलट बनना चाहते थे शायद। हाँ, बिल्कुल, भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनना चाहते थे, लेकिन स्रोत बताते हैं कि वो बहुत कम अंतर से चूक गए। ओहो, ये तो बड़ा झटका रहा होगा। हाँ, उन्होंने लिखा भी है अग्नि के पंख में इस बारे में। काफी निराशा हुई थी, लेकिन फिर वो 1958 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO से जुड़ गए। DRDO से? वहां क्या काम था उनका? शुरुआत में छोटे हेलीकॉप्टर्स डिजाइन करने में मदद की, पर वो अपने काम से बहुत खुश नहीं थे। असली मोड़ आया 1969 में, जब वो इसरो गए। जी हाँ, जब उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में भेजा गया और वहां उन्हें भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। वाह, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बहुत बड़ी, और सफर आसान बिल्कुल नहीं था। स्रोत, खासकर अग्नि के पंख में इसकी मुश्किलों का जिक्र है।
कई बार नाकामयाबी मिली। हाँ, 1979 का पहला लॉन्च फेल हो गया था ना जी। वो पूरी टीम के लिए और खासकर कलाम साहब के लिए एक बड़ा सदमा था। लेकिन प्रोफेसर सतीश धवन, जो उस समय इसरो चेयरमैन थे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो कलाम साहब को हौसला देते रहे। ये लीडरशिप की मिसाल है। बिल्कुल। स्रोत इसे लीडरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण बताते हैं। जब फेल हुए तो जिम्मेदारी धवन साहब ने खुद ली, और जब कामयाबी मिली, जुलाई 1980 में जब SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया, तब श्रेय टीम को दिया। हाँ, कलाम और उनकी पूरी टीम को। ये भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक ऐतिहासिक पल था, और यहीं से कलाम साहब को देश भर में पहचान मिली। और ये अनुभव सिखाता है कि सही लीडरशिप कैसे नाकामयाबी को भी सीखने के मौके में बदल सकती है। बिल्कुल सही। तो SLV-3 की सफलता के बाद वो वापस DRDO आ गए। हाँ, वापस DRDO आए और भारत के बहुत महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के चीफ एग्जीक्यूटिव बने। और यहीं से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। जी हाँ, IGMDP का लक्ष्य था भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना। अग्नि, पृथ्वी जैसी मिसाइलें इसी प्रोग्राम का हिस्सा थीं। बिल्कुल। अग्नि और पृथ्वी जैसी स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण मिसाइलों का विकास इसी के तहत हुआ। स्रोत बताते हैं कि अग्नि मिसाइल बनाना खासतौर पर बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन कलाम साहब के नेतृत्व और टीम की मेहनत रंग लाई। ये बैलिस्टिक मिसाइलें होती क्या हैं, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, ये वो मिसाइलें होती हैं जो एक तय रास्ते पर चलती हैं और अक्सर लंबी दूरी तक हथियार ले जा सकती हैं। तो अग्नि और पृथ्वी ने भारत की रक्षा क्षमता को बहुत मजबूती दी। और भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास ये टेक्नोलॉजी थी। जी, ये सिर्फ एक तकनीकी कामयाबी नहीं थी, ये देश के गौरव और आत्मविश्वास का भी प्रतीक बनी। और फिर 1998 के पोखरण-2 परमाणु परीक्षण, उसमें भी उनकी भूमिका अहम थी। बहुत अहम। वे मुख्य परियोजना समन्वयक थे। इन सब कामयाबियों ने उन्हें एक राष्ट्रीय नायक बना दिया। और फिर आया 2002, जब वे भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। ये उनके जीवन का एक बिल्कुल अलग पड़ाव था। हाँ, बिल्कुल अलग अध्याय। स्रोत बताते हैं कि कैसे एक वैज्ञानिक जो ज्यादातर अपनी लैब और मिसाइल साइट्स पर रहा, उसने राष्ट्रपति भवन को जनता का भवन बना दिया। पीपल्स प्रेसिडेंट, जनता के राष्ट्रपति, ये नाम उन्हें क्यों मिला? क्योंकि वे आम लोगों के लिए, खासकर बच्चों और युवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहें। प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना उनसे मिलते थे, अक्सर स्कूलों कॉलेजों में जाते थे, बच्चों से सीधा बात करते थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। राष्ट्रपति रहते हुए भी उनका फोकस देश के विकास पर रहा, खासकर ग्रामीण विकास पर उनका एक कॉन्सेप्ट था, पूरा। जी, पूरा। प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देना और युवाओं को प्रेरित करना। वो भारत को 2020 तक एक विकसित देश बनाने का सपना देखते थे। और इसी पर उन्होंने किताबें भी लिखी, जैसे इंडिया 2020। हाँ, उनका लिखना उनके व्यक्तित्व का एक और अहम पहलू है। विंग्स ऑफ फायर, मतलब अग्नि की उड़ान, इग्नाइटेड माइंड्स, माई जर्नी, ये किताबें सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। उनमें प्रेरणा है, एक विजन है। बिल्कुल, भविष्य के भारत के लिए एक रोड मैप है। और स्रोत बताते हैं कि भाषा बहुत सरल है, लेकिन विचार बहुत गहरे हैं। मुश्किल वैज्ञानिक और सामाजिक बातें भी आम पाठक को समझ आ जाती हैं। उनकी किताबों और भाषणों में कुछ बातें बार बार आती हैं, जैसे सपने देखना। उनका वो मशहूर कोट, सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। हाँ, कितना शक्तिशाली है। वो मानते थे कि हर भारतीय में, खासकर युवाओं में, बहुत क्षमता है, बस उसे पहचानने और सही दिशा देने की जरूरत है। सही। और वो सिर्फ सपने देखने को नहीं कहते थे, उन सपनों को विचारों में बदलना और विचारों को एक्शन में, काम में लाना, इस पर जोर देते थे। इग्नाइटेड माइंड्स किताब इसी पर है शायद। हाँ, कि कैसे प्रज्वलित, मतलब जागे हुए युवा मन देश को बदल सकते हैं। स्रोत ये भी बताते हैं कि वो इनोवेशन और क्रिएटिविटी, यानी नई सोच और रचनात्मकता को विकास के लिए सबसे जरूरी मानते थे। उनका मानना था कि ज्ञान ही भविष्य है। ये तो हुई उनकी सार्वजनिक उपलब्धियां और विचार, लेकिन उनके निजी जीवन, उनके मूल्यों के बारे में स्रोत क्या बताते हैं? कुछ खास? स्रोत, खासकर जो लोग उनके करीब थे, उनके संस्मरणों के हवाले से उनकी जबरदस्त सादगी और विनम्रता पर बार बार जोर देते हैं। राष्ट्रपति भवन जैसी भव्य जगह पर रहते हुए भी बिल्कुल, बेहद सादा जीवन। कहते हैं उनके निजी सामान में बस कुछ किताबें थीं, एक वीणा थी जो वो बजाते थे, कुछ कपड़े, बस। कोई बड़ी जायदाद या बैंक बैलेंस नहीं। और उनकी विनम्रता के किस्से भी बहुत हैं। हाँ, स्रोत बताते हैं कि कैसे वो किसी भी कार्यक्रम में प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना बच्चों के बीच पहुंच जाते थे। हर किसी से मिलते थे, चाहे कोई बड़ा नेता हो या छोटा कर्मचारी। जी बिल्कुल, वैसा ही सम्मान और स्नेह।
उनमें पद का कोई घमंड रत्ती भर भी नहीं था, और इसी वजह से वो लोगों के दिलों के इतने करीब थे। ये सादगी और विनम्रता शायद उनके आध्यात्मिक झुकाव से भी आती होगी। हो सकता है। वो कुरान और भगवत गीता दोनों पढ़ते थे, सभी धर्मों का बहुत सम्मान करते थे। स्रोत कहते हैं उनका मानना था कि धर्म लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी वो रुके नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत के अनुसार वे तुरंत अपने पहले प्यार यानी टीचिंग की तरफ लौट गए। देश भर के विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर बन गए, छात्रों से मिलते रहे। जी, उन्हें प्रेरित करते रहे। ये दिखाता है कि उनके लिए टीचर होना कितना जरूरी था। वो कहते भी थे कि मैं पहले एक टीचर हूं, फिर कुछ और। सच्ची महानता शायद इसी में है। बिल्कुल, शक्ति या पद में नहीं, बल्कि ज्ञान बांटने में, दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने की सेवा में। उनका पूरा जीवन इसी का सबूत है। और उनका अंत, वो भी इसी सेवा को करते हुए हुआ। 27 जुलाई 2015। हाँ, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलोंग में वो छात्रों को लेक्चर दे रहे थे जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। अविश्वसनीय। हाँ, स्रोत बताते हैं कि वो क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ जैसे विषय पर बोल रहे थे। उनका जाना सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। लेकिन शायद ये उनके जीवन का सबसे सही समापन था, अपना सबसे प्रिय काम करते हुए दुनिया से जाना। हाँ, युवाओं को प्रेरित करते हुए, ज्ञान बांटते हुए, ये उनके जीवन के मकसद का प्रतीक बन गया। तो डॉक्टर कलाम के जीवन और विचारों की इस गहरी पड़ताल से जो हमने स्रोतों, खासकर अग्नि के पंख के आधार पर की, क्या मुख्य बातें हम निकाल सकते हैं? देखिए, पहली और सबसे जरूरी बात, जैसा स्रोत बार बार दिखाते हैं, कि आपकी शुरुआत, आपकी मुश्किलें आपकी किस्मत तय नहीं करती। अगर पक्का इरादा हो, एक साफ नजरिया हो और कड़ी मेहनत हो, तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। और दूसरी बात, ज्ञान और चरित्र का महत्व। कलाम साहब ने हमेशा सीखने, सवाल पूछने और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने पर जोर दिया। उनकी सादगी, उनकी विनम्रता ये सिखाती हैं कि असली महानता बाहरी दिखावे में नहीं, अंदर के गुणों में है। और तीसरी, शायद आज के युवाओं के लिए सबसे जरूरी बात जो स्रोत से निकलती है, बड़े सपने देखने का साहस। हाँ, और सिर्फ देखना नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देने का कमिटमेंट। उनका विश्वास था कि युवा ही भारत को एक विकसित देश बना सकते हैं। उनका संदेश था, सोचो, कल्पना करो, विश्वास करो और फिर कर गुजरो। उनकी विरासत सिर्फ मिसाइलों या राष्ट्रपति पद तक ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनकी असली विरासत उनके विचारों में है, उनकी किताबों में है और उन लाखों जिंदगियों में है जिन्हें उन्होंने छुआ, जिन्हें प्रेरित किया। वो एक वैज्ञानिक, एक नेता, एक लेखक और सबसे बढ़कर एक महान इंसान और एक महान शिक्षक के रूप में हमेशा याद रखे जाएंगे। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है इस पूरी चर्चा और स्रोतों के आधार पर कि आज की ये जो तेज रफ्तार दुनिया है, काफी जटिल, अक्सर भौतिकवादी सी, जहां कामयाबी को अक्सर पद और पैसे से ही तोला जाता है, ऐसी दुनिया में डॉक्टर कलाम के जीवन से मिली सादगी, विनम्रता, ज्ञान की खोज और देश के लिए निस्वार्थ समर्पण, इन मूल्यों को अपनी जिंदगी में उतारना कितना संभव है और शायद कितना चुनौतीपूर्ण भी। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर हम सबको शायद थोड़ा मनन करना चाहिए।